हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एनआईए नंबर 1 इंस्टीट्यूट पर। मैं लक्षित श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं। पिछला जो हमारा टॉपिक था संविधान के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर हमने बात की थी, जिसमें हमने देखे कि 10 देश और एक जो 1935 का एक्ट है उनसे हमारा जो संविधान है वो बना है। आज जो हम बात करने वाले हैं वह है अनुसूचियाँ। क्या होती है अनुसूचियाँ? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो भारतीय संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, जिसमें आर्टिकल 395 टोटल आर्टिकल है उसमें मूल संविधान में, जो कि संविधान सभा ने तैयार किया। आज तो लगभग 448 या 450 से ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। हमारा जो संविधान है वो भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों के बीच में बटा हुआ है। भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों के बीच में बटा हुआ है। तो हम अनुच्छेद को थोड़े टाइम में स्टार्ट करने वाले हैं, आर्टिकल्स के बारे में, जिसमें संस्थाओं के स्वरूप, उनकी व्यवस्थाओं को हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुसूचियां। अनुसूचियों को समझने से पहले एक छोटी सी चीज देख लीजिए। अनुसूचियां जो है, टोटल हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए, तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या अगर हम देखें तो मूल संविधान है, जो कि संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया, जिसमें एक भी संशोधन नहीं हुआ, वो होता है मूल संविधान। ठीक है, जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा तैयार किया गया है। तो मूल संविधान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास 8 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 8 अनुसूचियां। लेकिन 4 जो अनुसूचियां हैं, जो 4 ये अनुसूचियां हैं, वो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है। समझ में आई बात? मूल संविधान जो हमारा बनाया संविधान सभा ने, उसमें 8 अनुसूचियां हैं। 4 जो है ये बाद में संसद द्वारा जोड़ी गई। तो टोटल जो आज वर्तमान में हमारे पास अनुसूचियां हैं, वो अनुसूचियों की संख्या हमारे पास 12 है। तो पहले हम देख लें मूल संविधान की अनुसूचियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जितने भी संशोधन प्रस्ताव के आधार पर अनुसूचियां बनी है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए पहले देख लें 8 अनुसूचियों के बारे में। फ्रेंड्स, एक चीज आप याद रखिएगा, जो पहली अनुसूची है उससे संबंधित मैं आपको एक बात बता रहा हूं। आप संविधान में चाहे पहला भाग ले लीजिए, पहला आर्टिकल ले लीजिए या पहली अनुसूची ले लीजिए, सबकी शुरुआत भारत संघ एवं राज्य से होती है। जैसे कि हम पहला अगर भाग की बात करें, जैसे कि 22 भाग मूल संविधान में है, तो पहले भाग की बात करें उसमें क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन। पहले आर्टिकल की बात करें तो पहला आर्टिकल, फर्स्ट जो अनुच्छेद है संविधान का, वो क्या बोलता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ हो गया, ये बोलता है पहला आर्टिकल। पहली अनुसूची क्या बोलती है? देखिए, पहली अनुसूची बोलती है, अगर शॉर्ट में मैं लिखूं तो संघ, राज्य एवं इसके केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, ऐसे लिख देता हूं, यूटीएस। देखिए, पहली अनुसूची अगर हम देखें परिभाषित रूप में, तो पहली अनुसूची बोलती है कि राज्य का नाम एवं उसके न्यायिक क्षेत्र, संघ का नाम एवं उसकी सीमा क्षेत्र। ठीक है, पहली अनुसूची ये बोलती है। लेकिन हमने शॉर्ट में ये समझा है अभी पहली अनुसूची में कि संघ, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि राज्य 29 + 9, अभी 28 हो गए, जम्मू कश्मीर हट गया, तो 28 + 9 ये आंकड़ा है हमारे पास। ठीक है, 28 + 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो पहली अनुसूची बोलती है राज्य एवं उसके केंद्र शासित प्रदेश, संघ, राज्य, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 28 तो राज्य और जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब 7 से बढ़कर 9 हो गई है, और एक जो है स्टेट उसकी जगह कम हो गया है। ठीक है, तो 28 + 9 पहली अनुसूची में ये लिखा है कि संघ, राज्य एवं उसके केंद्र शासित प्रदेश।
ठीक है, पहली अनुसूची हमारी कंप्लीट होगी। दूसरी अनुसूची में देखें कि दूसरी में क्या लिखा है। देखिए दूसरी अनुसूची क्या बोल रही है, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये विभिन्न पदाधिकारी कौन कौन है, आपके राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, इन सारी लोगों की जितनी भी सैलरी, वेतन एवं भत्ते हैं उनका वर्णन अनुसूची 2 में है। अगर आप इसको थोड़ा सा और डीप में अगर समझना चाहें तो देखिए किन किन की बात इसमें की गई है, अनुसूची 2 में किन के वेतन की बात इनमें की गई है। तो सबसे पहले आप ऐसे 2 कॉलम बना लीजिएगा, एक का नाम लिखिए केंद्र और दूसरा लिखिए राज्य। सबसे पहले यहां पर लिखिए राष्ट्रपति, यहां लिखिए राज्यपाल, राज्य। ठीक है, राज्य के संबंध में राज्यपाल और केंद्र के रूप में देखें तो राष्ट्रपति। यहां लिखिए लोकसभा, यहां लिखिए राज्यसभा, यहां लिखिए आप सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, यानी कि सभापति मतलब वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति हो गए हमारे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जज, और एक और जो महत्वपूर्ण इसमें आता है, शायद ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं इधर लिख देता हूं, CAG, कंट्रोलर ऑडिटोरियल जनरल ऑफ इंडिया, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल इनका है 148 में इनका वर्णन है। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा पिछली वीडियो में, जो पिछली वीडियो कल की वीडियो थी, उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि CAG का प्रावधान हमने कहां से लिया है। कमेंट करके बताएं आप कहां से हमने लिया है। तो CAG का जो प्रावधान है वो हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। मैंने आपको बताया था 250 से ज्यादा धाराएं, अनुच्छेद जो कि 1935 अधिनियम से एज इट इज हमारे संविधान में लिए गए हैं। तो CAG का जो प्रावधान है वो हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। ठीक है, और अगर राज्य की बात करें, सेम एज इट इज, यहाँ पर राष्ट्रपति तो राज्यपाल हो गया, लोकसभा इधर है तो इधर कौन हो जाएगी, विधानसभा, यानी राज्य की विधानसभा। ठीक है, VSS में मैंने शॉर्ट में आपको लिख दिया, राज्य की विधानसभा, विधान परिषद जिन राज्यों में हो, जैसे कि हमारे भारत में तो अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जगह यहां पर हो गया हाई कोर्ट। ठीक है, तो विधानसभा अध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, और हाई कोर्ट के जज या न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जज या न्यायाधीश। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम बहुत शॉर्ट में याद कर सकते हैं। सबसे पहले किन किन का वर्णन है, किन किन पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान है। तो इनको 2 डिवाइड कर दिया हमने 2 भागों में, एक केंद्र के स्तर पर, एक राज्य के स्तर पर। केंद्र के स्तर में राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, तो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, राज्यसभा सभापति और उपसभापति, तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, यानी केंद्र स्तर पर सुप्रीम कोर्ट होता है और राज्य स्तर पर हाई कोर्ट होता है, तो उसके न्यायाधीश। और इसमें एक ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो है यह CAG, कंट्रोलर ऑडिटोरियल जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के भी वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान अनुसूची 2 के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अगली अनुसूची पे चलते हैं हम। अगली अनुसूची क्या बोलती है, अगली अनुसूची बोलती है विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। देखिए ये क्या बोल रही है, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। क्या मतलब हुआ इसकी, पिछली बार हमने बात करी वेतन एवं भत्ते उन्हीं पदाधिकारियों की, और इसमें हम बात कर रहे हैं उनकी ली जाने वाली शपथ, ओथ की बात कर रहे हैं।
तो इसमें किस किस की शपथ आएगी? आपके संघ के जो मंत्री है, मंत्री परिषद है, संसद के सदस्य, विधानसभा या राज्यसभा के विधान मंडल है हमारा राज्य का, उसके सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है, सीएजी जो मैंने बताया नियंत्रक के महालेखा परीक्षक, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इन सभी की जो शपथ है वो आएगी अनुसूची 3 के अंतर्गत। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो तीसरी अनुसूची में है, राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं आती। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्वारा ली जाने वाली शपथ जो है अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा इसको एक बॉक्स में रख दिया। इसका कारण यह है कि हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं दोनों में। देखिए, पहली चीज तो इसको 2 कारण है बॉक्स में रखने का। पहला तो है कि हम इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पहले क्या आएगा, पहले वेतन आता है पदाधिकारियों का या उनकी ली जाने वाली शपथ आती है। ठीक है, और दूसरी चीज कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें हैं, एक जैसी है। पदाधिकारियों के बारे में बात की हमने, तो इसको एक सिंपल सा एक ट्रिक नहीं कहेंगे उसको, एक तरीका है इसको याद करने का कि वेतन पहले आएगा अनुसूची 2 में, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी अनुसूची जो 2 है उसमें शपथ डाल देते हैं और कभी अनुसूची 3 में वेतन डाल देते हैं। तो इसका सही क्रम में जो बता रहा हूँ वही है, पहला आएगा वेतन, शपथ। इसको सिंपल तरीका याद करने का ये है कि मान लीजिए हम किसी भी जॉब की सर्च में होते हैं, तो हम कभी भी ये नहीं सोचते कि पहले वहां पर हम शपथ लेंगे, ओथ लेंगे कि हम बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले हम किसी भी जॉब की या किसी भी पद की सर्च में होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं, सबसे पहली बात करते हैं कि वेतन कितना है उसके अंदर सैलरी, उसके अंदर वेतन कितना हमें मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी, तो शपथ की बात हम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाले वेतन एवं भत्ते, उसके बाद आएगी आपकी शपथ। चलिए, ये 3 अनुसूची हमने बात कर ली। चौथी अनुसूची में क्या है? देखिए, चौथी अनुसूची क्या बोल रही है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश बोल लें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, 245 सीटें आपको पता है, राज्यसभा की 252 जो उसकी फुल और 245 का आंकड़ा जो चलता है। तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन संबंधी प्रावधान जो है ये है अनुसूची 4 में। देखिए, अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि राज्य के लिए तो ठीक है, राज्यसभा में कि जहां पर आपको पता है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव, जो राज्य विधानमंडल होता है वो उनका चुनाव करता है राज्यसभा के सदस्यों का। लेकिन ये जो मैंने केंद्र शासित प्रदेश लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? केंद्र शासित का सीधा सीधा मतलब है जिस पर केंद्र शासन करेगी, वहां पर राज्य का कोई हस्तक्षेप होता ही नहीं है। जहां पर केंद्र जो है डायरेक्टली उनको कंट्रोल करती है, 9 यूनियन टेरिटरीज को। तो ये मैंने केंद्र शासित प्रदेश को लिखा। देखिए, 9 जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से आपको पता है कि दिल्ली प्लस पौंडीचेरी, दिल्ली प्लस पौंडीचेरी, ये जो 2 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर इनकी अपनी विधानसभाएं हैं, बाकी साथ में नहीं है। ये जो दोनों है दिल्ली और पौंडीचेरी, इनके अंदर भी राज्य की तरह अपनी विधानसभाएं हैं। इसलिए यहां पर लिखा है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। बाकी 7 से राज्यसभा में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो 2 है, जो 2 ये यूनियन टेरिटरीज है, इससे जो है सदस्य राज्यसभा में जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है अनुसूची 4, इसको याद रखिएगा। मैं इसको मिटा देता हूं, दिल्ली और पौंडीचेरी इसका एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। देखिए, 5वीं अनुसूची क्या कह रही है? 5वीं अनुसूची ये कह रही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण, प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान। अनुसूची 5 क्या कह रही है कि अनुसूचित जाति और जो जनजाति क्षेत्रों के जो लोग हैं वहां के लिए प्रशासन
और जो नियंत्रण, उनका जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं और जो उनको कंट्रोल करने की व्यवस्था है, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान जो है वे अनुसूची 5 के अंदर बताए गए हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान। अनुसूची 6 को देखिए, यह कह रही है अनुसूचित नहीं लिखते हम, डायरेक्ट हम लिखते हैं, ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। जनजातीय क्षेत्र, ये बोल रही है कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। पांचवी अनुसूची क्या बोल रही है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान। लेकिन जो छठी अनुसूची है उसमें मात्र बात की गई है जनजाति क्षेत्र, और जनजाति क्षेत्र में भी कौन किसके लिए विशेष प्रावधान? असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, मात्र इन 4 राज्यों के लिए जो है विशेष प्रावधान अनुसूची 6 के अंतर्गत किए गए हैं। ये दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, 5 और 6। फ्रेंड्स, इनको आप जो है इसी तरीके से याद कीजिएगा, दोनों को कनेक्ट करते हुए। पहली बात अलग हो गई संघ राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, ये दोनों एक जैसी है। ये अलग हो गई, लेकिन ये दोनों एक जैसी है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान अनुसूची 5 में है। अनुसूचित 6 में जनजाति क्षेत्र, स्पेशल, अनुसूचित जाति नहीं, सिर्फ जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पर किए गए, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इन 4 क्षेत्रों के लिए। ठीक है, अब 7वीं अनुसूची देखें। 7वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, देखिए 7वीं अनुसूची क्या कह रही है आपकी? केंद्र एवं राज्य में शक्तियों का बंटवारा। केंद्र एवं राज्य यानी कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों में शक्तियों का बंटवारा। इसके अंदर ये जो 7वीं अनुसूची है, इसके अंदर 3 सूचियां आती है। देखिए, पहली इसमें आएगी, मैं यहां पर लिख रहा हूं उसको, 7वीं जो अनुसूची, देखिए पहली 7वीं अनुसूची पहली आती है इसमें संघ सूची, इसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। दूसरी जो हमारी आती है वो है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। और तीसरी जो आती है इसको बोलते हैं हम समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों, समवर्ती सूची। संघ सूची जो है, इसके अंदर जो मूल संविधान, मैंने आपको बताया कि मूल संविधान का मतलब ये होता है कि जो संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया वो है मूल संविधान, जिसमें कोई संशोधन ना किया हो। तो मूल संविधान की अगर हम बात करें तो इसके अंदर थे 97 विषय। 97 विषय मूल संविधान में इस संघ सूची में थे। राज्य सूची में थे 66 विषय, ये हम बात कर रहे हैं मूल संविधान की। और समवर्ती सूची में थे 47 विषय मूल संविधान में। वर्तमान में क्या है, मैंने आपको बताया कि अमेंडमेंट होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं संविधान के अंतर्गत। तो संघ सूची में, मूल संविधान में तो 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान में संशोधन प्रक्रिया के द्वारा, संविधान संशोधन प्रक्रिया के द्वारा जो ये 97 से इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 100, और ये 66 से इनकी जो घटकर संख्या हो गई है ये है 61, और 47 से जो 5 ये बढ़ गए ये है 52। यानी कि 3 तो इसमें बढ़े, 5 इसमें कम हुए और 5 इसमें बढ़े। समझ में आ रही है फ्रेंड्स मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? देखिए मैंने यहां पर लिखा है संघ सूची में 97 विषय थे, मूल संविधान में बढ़कर हो गए 100 विषय। ठीक है, राज्य सूची में 66 से 61 हो गए और समवर्ती सूची में 47 से 52। एक बार मैं इधर लिख देता हूं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा।
देखिए संघ सूची में मूल संविधान में थे 97 विषय, बढ़कर हो गए हैं 100। राज्य सूची में 66 विषय थे, घटकर हो गए 61। और समवर्ती सूची इसमें थे आपके 47 विषय, अब बढ़कर हो गए 52, यानी -3 +3 3 यहाँ पर बढ़ गए, -5 5 यहाँ पर घट गए और 5 यहाँ पर बढ़ गए। अब मैं बताता हूँ आपको संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची क्या होती है। ठीक है, मैंने अभी विषयों के बारे में बताया कि इनमें इतने इतने विषय हैं। संघ सूची ऐसी सूची होती है जिनके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। संघ सूची एक ऐसी अनुसूची होती है जिनके अंदर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। राज्य सूची ऐसी सूची होती है जिनके अंदर निर्णय या कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों का होता है। और समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिस पर निर्णय व कानून बनाने का अधिकार संघ एवं राज्य सरकारों दोनों का होता है, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार का प्रभुत्व हमें ज्यादा दिखता है। जब निर्णय नहीं ले पाता है कोई, तो केंद्र सरकार ही समवर्ती सूचियों में परिवर्तन या कानून बनाती है। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी संघ, राज्य और समवर्ती सूची हमने समझा। देखिए संघ सूची में कौन कौन से विषय आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, संघ सूची के 4-5 विषय मैं आपको बताता हूं। वैसे तो इसके अंदर मैंने आपको बताया मूल संविधान में 97 थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। राज्य में मूल संविधान में 66 विषय थे, लेकिन अब 61 हो गए हैं। और समवर्ती में 47 से 52। तो इतने ज्यादा विषय पर हम चर्चा नहीं कर सकते। 8 से 10, 5 से 10, 8 से 8 भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो संघ सूची के हम विषय देखें, देखिए संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। आपके नागरिकता, सिटीजनशिप आता है पहली चीज। आपका करेंसी, मुद्रा से जो विषय आता है, मुद्रा विषय, वो संघ सूची उस पर निर्माण करती है कानूनों का। आपका सेंसस, जनगणना, ये संघ सूची का विषय है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फादर ऑफ ऑल बैंक्स भी इसे कहा जाता है, ये संघ सूची का विषय है, यानी केंद्र सरकार। आपका रेलवे, इंडियन रेलवे जो है, ये संघ सूची का विषय है। रक्षा, सैनिक, विदेश मामले, डाक, संचार, ये सारे जो 10 विषय मैंने बताया, ये सारे हैं संघ सूची के विषय। राज्य सूची के विषयों पर आते हैं। राज्य सूची में जो विषय आते हैं उसमें मैं बोलूं एसपी। एसपी मतलब स्टेट पुलिस, ठीक है। राज्य जो पुलिस है वो विषय है, राज्य पुलिस विषय है राज्य सरकारों का। आरपी, रेलवे पुलिस विषय है राज्य सरकारों का। और अगर हम इसमें और ज्यादा बात करें तो आप ले सकते हैं कृषि, सिंचाई, अदालतें, जिला अस्पताल, पुस्तकालय, ऐसे सारे जो विषय हैं ये विषय है राज्य सूची के, जिन पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय जैसे कि एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। तो ऐसे जो विषय हैं जिन पर दोनों जो है कानून बनाएगी राज्य और केंद्र सरकारें, ऐसे विषय समवर्ती सूची के विषय कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अनुसूची 7 की बात। चलिए और थोड़ी बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहें फिर से वही बात, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करने वाला हूं। ठीक है, चलिए देखिए 7 सूचियां हमारी यहाँ पर हो गई है। एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो है 8वीं अनुसूची, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उसको समझ लेते हैं। फ्रेंड, इसमें जो मैंने आपको बताया है कि 97 से बढ़कर 100 विषय हो गए हैं, 66 से घटकर 67 हो गए हैं और 47 से बढ़कर 52 हो गए हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने विषय घटे, कितने विषय की सूची में कम हुए, बढ़े, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज इनको याद रखिएगा। मैंने आंकड़ा यहाँ पर लिखवा दिया है। मेरी इच्छा है कि आप इन सारी चीजों को जो मैं यहाँ पर नोट करता हूँ बोर्ड पे आपके लिए, प्लीज उसको नोट कर लीजिए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो है। देखिए 8वीं अनुसूची क्या कहती है, ये कहती है संविधान प्राप्त या संविधान द्वारा मान्यताएं भाषाएं। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। इस 8वीं अनुसूची में जो कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका वर्णन है। देखिए इसमें भी एक चीज ध्यान रखिएगा, इनमें भाषा, सीधी सी बात है कि इनमें भाषाओं का वर्णन है 8वीं अनुसूची में। मूल और वर्तमान, मैंने आपको बता दिया, मूल और वर्तमान हम अच्छे से समझ गए। जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया जो संविधान है वो मूल संविधान कहलाता है, जिसमें अमेंडमेंट ना हुआ। और वर्तमान यानी कि संशोधन के माध्यम से जितने विषय बड़े हैं वो वर्तमान हो गया। देखिए मूल संविधान में अगर हम देखें
तो यहाँ पर थी 14 भाषाएं। ये 14 भाषाएं थी, उन्हें मूल संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था, लेकिन अब इनकी संख्या 14 से बढ़कर 22 हो गई है। इस पर हम चर्चा करेंगे। मूल संविधान में भाषाएं जो थी मान्यता प्राप्त संविधान द्वारा, वो थी 14 भाषाएं। वर्तमान में 22 भाषाएं यानी कि 8 भाषा बढ़ चुकी है। ठीक है, अभी ये बात ध्यान रखें। अब जैसे कि इनकी भाषाओं की बात करें हम, 22 भाषाओं की, कौन कौन सी भाषाएं इसके अंदर 8वीं अनुसूची में, तो देखिए कुछ भाषाएं मैं आपको बता देता हूँ। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कंकड़, कोंकणी, कश्मीरी, मैथिली, आप और ले लीजिए सिंधी, उर्दू, हिंदी और संथाली। ठीक है, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं, मराठी, मलयालम आदि आदि भाषाएं जो है ये 8वीं अनुसूची में अनुसूचित है। ठीक है, मैंने आपको बताया 22 भाषाएं। ठीक है, अब देखते हैं ये 14 से बढ़कर 22 कैसे हुई। देखिए दोस्तों, अभी तक 8वीं अनुसूची पर 3 बार संशोधन हो चुका है। संविधान संशोधन 3 बार हुआ है 8वीं अनुसूची पर। कैसे? जो पहला संशोधन हुआ 8वीं अनुसूची में वो कब हुआ? 21वां संविधान संशोधन 1967। जो 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, उसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हुई और सिंधी भाषा जो है 8वीं अनुसूची के अंदर जुड़ गई। देखिए हम बात कर रहे हैं 14 से, अभी आप याद रखिए 14 भाषाएं अभी कैसे कैसे बढ़ती जाएगी। तो 21वें संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ, उसमें सिंधी भाषा को जो है संविधान में जोड़ा गया। दूसरा अमेंडमेंट होता है 71वां। अब मैं ऐसे लिख रहा हूं दोस्तों, एसएस यानी कि संविधान संशोधन। ये होता है 1992 में ये होता है। इसमें 3 भाषा इस अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ी गई। देखिए KMN ऐसे लिखिएगा। पहली है इसमें कोंकणी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, गुजराती, हिंदी, कंकड़, कोंकणी। दूसरी है इसमें मणिपुरी और तीसरी है इसमें नेपाली। ये 3 जो भाषा है ये 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। 3 अमेंडमेंट हुए, 2 की हमने बात करी। तीसरा जो अमेंडमेंट हुआ है वो हो रहा है 1992 में, 92 जो 92वां संविधान संशोधन है वो हुआ 2003 में। 92वां संविधान संशोधन हुआ है 2003 में। इसके द्वारा संविधान में यानी कि अनुसूचियों में 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? इधर देखिए, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। मैथिली ठाकुर भजन सुनते होंगे आप, है ना, उससे याद रखना इसको। ठीक है, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई। अब हम देखें, हमने 3, मैंने बताया था आपको 3 संशोधन होंगे उसके माध्यम से। देखिए 14 भाषाएं थी, एक सिंधी 15, ये 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 हो गई हमारी 22 भाषाएं 14 से। ठीक है, तो ये 3 अमेंडमेंट हुए। अब 21वें संविधान संशोधन को कैसे याद रख सकते हैं? कोई ट्रिक नहीं है, एक तरीका है। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि जो मौलिक कर्तव्य जो कि रूस से लिए गए, उनको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया। एकमात्र जो है, अगर सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो मौलिक कर्तव्य को ही हमने वर्तमान में जोड़ा है। कौन से? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। अगर इस 42 का आधा करें, 42 का हाफ करें, तो हो जाएगा 21। ठीक है, यहां भी लिख देते हैं वे संविधान संशोधन, और ये 19 ऐसा कैसा हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए, 67 बन गया आपका 21वां संविधान संशोधन 1967, 42वां संविधान संशोधन 1976, जस्ट उल्टा। ठीक है, 42 का उल्टा मत कर देना 24 है ना, ऐसा नहीं होगा। 42 का आधा 21 और 1976 को उल्टा कर दीजिए 1967। ठीक है, और फिर हम देखें तो दूसरा संविधान संशोधन हो रहा है 71वां संविधान संशोधन 1992। ये 92
बाद में किधर आ जाएगा 92वें संविधान संशोधन द्वारा, और 2003 में हो रहा है, इसके द्वारा 4 भाषा इसमें जोड़ी गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा हमने जो मूल संविधान की जितनी भी अनुसूचियां थी उन सभी अनुसूचियों के संदर्भ में हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात करेंगे जो अमेंडमेंट संशोधन के माध्यम से जो अनुसूचियां संविधान में जुड़ी है उन अनुसूचियों की हम बात करेंगे, उसे एक टेब्यूलर फॉर्म के द्वारा हम जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक चीज और इसमें सॉरी फ्रेंड्स, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, 2011 में उड़िया जो भाषा है इसका नाम बदल के ओडिया कर दिया। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। 2011 के अंदर संसद ने जो उड़िया भाषा है इसका नाम बदलकर ओडिया कर दिया। ठीक है, 8वीं अनुसूची के संदर्भ में ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं हम। हमारी जो वर्तमान, ये तो अभी मूल संविधान की अनुसूचियां, मैंने आपको बताया 12 है, 8 जो मूल संविधान की और 4 जो वर्तमान में अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है। अब हम बात करते हैं वर्तमान में जोड़ी गई अनुसूचियों की। चलिए सबसे पहले एक सिंपल सा हम काम करेंगे इन अनुसूचियों को समझने के लिए। एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले हम। देखिए इसके 4 कॉलम बना लीजिए। पहला तो ये हो गया कॉलम, एक ये कॉलम हो गया, दूसरा और ये 4। बड़े आराम से दोस्तों, आज जितनी भी अनुसूचियां हैं ये सब हम याद करके ही जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा हमको, लेकिन एक रिवीजन बनेगा आपका जब मैंने अमेंडमेंट समझाया, जो भाषा समझी, एक रिवीजन में ये सारी चीज आपको याद हो जाएगी, ये वादा है मेरा। ठीक है, अगर आप अच्छे से अगर वीडियो देख रहे हैं तो। देखिए यहां पर लिख देते हैं अनुसूचियां, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, जल्दी जल्दी कर देते हैं इसको खत्म। अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और लास्ट हमारी आ जाएगी अनुसूची 12, और यहां हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिए यहां पर लिख देते हैं हम संशोधन, कौन से संशोधन द्वारा हुआ, यहां हम लिख देते हैं वर्ष, विषय, और अगर इसकी कोई विशेषता होगी तो वो हम लिखेंगे। देखिए अनुसूची जो 9 है, क्या है अनुसूची 9? अनुसूची 9 ये कहती है भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित विषयों पर जो है अनुसूची 9 के अंतर्गत बताया गया है। देखिए देख लेते, पहले विषय पर चर्चा कर लें। भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन, एलिमिनेशन कह सकते हैं हम उन्मूलन को। ठीक है, जो 9वीं अनुसूची है उसमें बताया गया है भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित बातें। ठीक है, जैसे कि भूमियों में किस तरह से सुधार किया जा सकता है, और जमींदारी प्रथा जो लोगों के ऊपर बहुत दमनकारी महसूस हो रही थी, तो उसके संबंधित कानून जो कि संविधान में प्रावधान उसके संबंध में दिए गए हैं, तो वो हमने 9वीं अनुसूची में जोड़े हैं। तो देखिए 9वीं सूची कब संशोधन होता है? पहला संशोधन, ये याद रखिएगा, पहला संशोधन होता है 1951 में। जो पहला संशोधन हुआ वो हुआ 1951 में। आपको पता है 26 जनवरी 1950 को हमारा कानून लागू हुआ है ना, कानून सॉरी मतलब संविधान हमारा लागू हुआ भारत देश का। तो जो पहला संशोधन है वो 1951 के अंदर हुआ, और उसके माध्यम से 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे संविधान सभा में एक बात लास्ट वीडियो पार्ट 3 में एक चर्चा करी थी लास्ट क्लास में, कि जो 1951 ये एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है, एक ऐसा अमेंडमेंट है जिसमें संशोधन संविधान सभा के द्वारा ही किया गया। ठीक है, एकमात्र अगर अमेंडमेंट देखें जो पहला, अगर हम बात करें क्वेश्चन बन जाए कि पहला ही संविधान संशोधन किसने किया,
तो पहला ही संशोधन जो है वह संविधान बनाने वाली संविधान सभा ने किया। कब किया? 1951 में। और मैंने आपको यह भी बताया था कि किसने अधिकार दिया संविधान में संशोधन करने का संविधान सभा को? उनका काम तो संविधान का निर्माण करना था। जब संविधान लागू हुआ उसके बाद संशोधन का अधिकार उन्हें कैसे? तो 1950 26 जनवरी 1950 से लेकर जब तक नए आम चुनाव नहीं हुए थे 13 मई 1952, ठीक है, उस बीच में जो उस बीच का कार्यकाल है उसमें संविधान सभा ही एज एन एंटरिंग पार्लियामेंट यानी कि अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। तो आपको पता है संसद ही हमारे जो है संविधान में संशोधन कर सकती है और नए कानून बना सकती है। तो संविधान सभा जो कि संसद बन चुकी थी 1947 के अधिनियम में, मैंने आपको एक चीज बात बताई थी, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज संविधान सभा की वीडियो जाकर पढ़िए, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो बात वापस आते हैं अपन बैक टू द पॉइंट, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। 9वीं अनुसूची जो है वो संशोधन हुआ, पहला ही संशोधन हुआ 1951 में। उसके जरिए भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन जो कानून है उससे संबंधित कानूनों को संविधान के अंतर्गत 9वीं अनुसूची के माध्यम से शामिल किया गया। चलिए दूसरी अनुसूची मतलब 10वीं अनुसूची की बात करें हम, वर्तमान अनुसूचियों में दूसरी और 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो ये जो है ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में जो कि हुआ, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, ऐसे जो 52वां संविधान संशोधन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो हुआ 1985 में। इसके माध्यम से संविधान में दल बदल के आधार पर कानून जोड़े गए। दल बदल के आधार पर कि 1985 की एक ऐसी उस समय ऐसी स्थिति हो रही थी दोस्तों कि कोई भी दल सत्ता में पूर्ण बहुमत रूप से जो कि सत्ता में अपने आप को आसीन या सत्ता हासिल नहीं कर पा रहा था पूर्ण बहुमत से, बार बार जो उम्मीदवार है वे एक दल से दूसरे दल में ट्रांसफर हो रहे थे इधर से उधर, तो उनको रोकने के लिए संसद सदस्य एवं विधानमंडलों के सदस्यों की निहरताओं के लिए, ठीक है, जो कि दल बदल संबंधित कानून बनाए गए। इसे दल बदल विरोधी कानून संबंधित अनुसूची भी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हम शॉर्ट में हम समझ रहे हैं कि दल बदल संबंधी कानून जो है वे 10वीं अनुसूची के माध्यम से संविधान में जोड़े गए, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में संशोधन हुआ। चलिए 11वीं अनुसूची क्या है? 11वीं अनुसूची जो है ये 73वां संविधान संशोधन हुआ 73। ये कब हुआ? ये हुआ 1992-1993, ऐसे लिखेंगे हम इसको। इसके माध्यम से क्या जोड़ा गया? पंचायती राज। इसकी एक विशेषता है, आपको पता है पंचायती राज यानी कि सरकार का तीसरा रूप जो है वे पंचायती राज है। 1992-1993 में जोड़ा गया और सर्वप्रथम इसे नागौर, राजस्थान के नागौर जिले में अपनाया गया था, है ना, पता होगा आपको। राजस्थान में मतलब इसे अपनाया गया था पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को। 1992-1993 में पंचायती राज जो है 11वीं अनुसूची के माध्यम से संविधान का एक हिस्सा बन गया और ये संवैधानिक बन गया। इसकी जो विशेषता है कि पंचायती राज में 29 कार्यक्षेत्र जो कि डिफाइन कर रखे हैं संविधान के माध्यम से, ठीक है, इसमें 29 विषय हैं मतलब पंचायती राज में, जो कि 73 संशोधन जो हुआ 1992-1993 में उस माध्यम से इसे संविधान में जोड़ा गया। मैंने ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर 1992-1993? देखिए ये दोनों लिखना बहुत जरूरी है, वैसे तो 1992 ही काफी है लिखना, लेकिन 1992 में जो है संसद में बिल पेश होता है और वो जो बिल है 1993 में लागू होता है और वो बन जाता है एक्ट, इसलिए हमने लिखा 1992-1993। आते हमारी 12वीं अनुसूची पर। 12वीं अनुसूची भी 74वें संविधान संशोधन, ठीक है, एक बढ़ जाएगा। 74वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? ये भी इसी समय 1992-1993 में हुआ। इसके माध्यम से क्या जोड़ा गया? नगरीय प्रशासन, स्थानीय निकाय, नगरीय प्रशासन, क्या आप सब देखते हैं ना अपनी नगर पालिका वगैरह जितनी भी चीजें हैं, तो ये नगरीय प्रशासन संबंधी प्रावधान 12वीं अनुसूची में जोड़े गए 74वें संविधान संशोधन 1992-1993 के माध्यम से। और इसके पास अपने 18 कार्यक्षेत्र या 18 विषय इस 12वीं अनुसूची में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या चर्चाएं की। हमने बात की पहले, इससे पहले हम 8 अनुसूचियों के बारे में बात कर चुके जो कि मूल संविधान की थी। 4 जो अनुसूचियां हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई। पहला जो हम देखें, जो पहला हमारा अमेंडमेंट है जो कि 1951 में होता है, उसके माध्यम से 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन के संबंधित कानूनों को संविधान में जोड़ा जाता है। 10वीं अनुसूची जो है, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में हुआ,
उसके माध्यम से दल बदल के आधार पर जो कुछ कानून बने दल बदल प्रणाली को रोकने के लिए, वो 10वीं अनुसूची में संविधान में जोड़े जाते हैं। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992-1993 के माध्यम से जोड़ी जाती है, जिसके अंदर पंचायती राज नामक विषय है और पंचायती राज्य में 29 कार्यक्षेत्र या 29 विषय उसके डिफाइन है। 12वीं और लास्ट अगर हम अनुसूची देखें तो 74वें संविधान संशोधन 1992-1993 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें नगरीय प्रशासन संबंधी प्रावधान है, जिसके अपने 18 कार्यक्षेत्र हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने बहुत अच्छी सी बात कर ली है। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगी। और प्लीज आप देखें तो इसको एक टेबल के फॉर्म में ही याद करिएगा। ठीक है, टेबल के माध्यम से आप बहुत अच्छे से इसको याद कर पाएंगे। नहीं तो आप लाइन अगर पैराग्राफ बुक में से पढ़ेंगे तो इतनी जल्दी चीजें याद नहीं होने वाली। याद तो हो जाएगी, लेकिन हमें थोड़ा सा इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों स्टडी करनी। तो इसलिए एक टेबल के माध्यम से आप इसको चाहें तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आज 12 अनुसूचियों की बात कर ली है। तो अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे प्रियम्बल, यानी हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसके साथ हम मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है। वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करना है। शेयर करें वीडियो को और कमेंट करना ना भूलें। कुछ भी अगर डाउट या कोई क्वेश्चन है आपके मन में, कुछ शिकायत है हमसे, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद NIA से जुड़े रहने के लिए।